भीमराव, मैं यही हूँ और देखता हूँ कि तू क्या करने वाला है अब। दीपक! दीपक! भीम! 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 भीम दीपक कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। दीपक तो दीपक यहाँ नहीं है। कहाँ है दीपक? मुझे क्या पूछ रहा है? जगह ढूंढ। काकी आप घबराइए मत, आइए ढूंढते हैं दीपक को। सही कहा है भीम ने, पीड़ा के बिना बदलाव नहीं आएगा। हम सब मरने के लिए तैयार हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। हाँ जाओ फिर, आगे बढ़ो और तब तक मार खाओ जब तक तुम सब मर नहीं जाते। जीजा भाई, दवा तो मेरे लिए लाई थी ना, लेकिन देखो सब उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। अब तो बच्चा भी हिस्सेदारी मांगने लगा है। नहीं जीजा भाई, मुझे दवा नहीं लगवानी है। अजीब नहीं है आप? वहाँ मुझे घर में आप हिस्सा नहीं दे रहे हो और यहाँ आपको हिस्सेदारी चाहिए। जीजा भाई, कुछ और नाटक सोच के रखो। तब तक मैं इनके साथ एक बड़े काम को अंजाम देकर आता हूं। मगर आप सब सोच लीजिए, अगर ऐसे ही गए तो जान का खतरा है। अब हम जान देने से नहीं डरते। नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। लेकिन मैं तो डरता हूं ना। मुझे लगता है डर अपनों को खोने का। देखिए, हम अपनी बात मनवाने का रास्ता बदलेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, यहीं बैठे रहिए। अपने अपने घाव धुलवा लीजिए और दवा लगा लीजिए। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। क्या करने वाला है भीमराव? आप ऐसे ही पूछेंगे और मैं बता दूंगा क्या करने वाला हूं। सोचिए, नहीं तो देखिए, देखिए आगे क्या होता है। रमा, सबके घाव धुलवा कर दवा लगा दो। देखिए, आप में से कोई भी अभी घर लौटकर नहीं जाएगा। मतलब हम प्रशासन से और प्रशासन के लाठी डंडे से सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो हम घर नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही रास्तों पर भटकते रहेंगे। लो, और एक महान बात की है आपके भीम ने। एक बात सब लोग साफ साफ समझिए, इसे चाल से बाहर निकाल दिया गया है ना, इसलिए ही आप सबको बाहर निकलने के लिए कह रहा है। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए ये बड़ी समस्या हो जाएगी कि एक जात के विशेष लोग घर जा ही नहीं रहे, सड़क पर ही रह रहे। हाँ, और कोई भी प्रशासन इस अवस्था को झेल नहीं सकता है। सही कह रहे हैं आप। इससे हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे और अपनी लड़ाई भी चालू रखेंगे। इसके लिए हमें घूम घूम कर ये संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन रास्ते में हमें किसी ने पकड़कर मारा तो खाना मार खाना और घायल होके यही भीम के पास आ जाना। फिर यहाँ तो गर्म पानी भी है, जख्म साफ करने वाली रमा भी है।
कोई किसी को नहीं मारेगा। पहले उनकी पूरी बात तो सुनिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ आपको कुछ कहने को नहीं कहेंगे। आप बताइए। देखिए, अगर रास्ते में कोई आपको मारने आए तो आप उन्हें उनका नाम पूछ लीजिए। एक बार पूछने से नहीं बताया तो 2 बार पूछ लीजिए, 3 बार पूछ लीजिए। गुस्से में आकर वो अपना नाम बता ही देंगे। फिर नाम सुनने के बाद आप ऐसा कहिए कि मैं अभी के अभी गवर्नर हाउस के बाहर जाकर बताऊंगा कि आप मुझे मारने आ रहे थे। ये सुनकर वो जरूर डर जाएंगे, क्योंकि तब आप अपने अधिकार की बात कर रहे होंगे। क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। हम सब चलते हैं और जैसा भीम ने कहा है वैसा ही करेंगे। आई, अब चल वापस चली जाए, क्योंकि मुसीबत के समय मेरे पति जो बताएंगे उस पर आप अमल नहीं करेंगे और यह खतरा बहुत है। मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन भीम के बताए गए तरीके को नहीं अपनाऊंगी। सुनिए। सुनो तुम सब, कान खोलकर सुन लो। कल से तुम सबकी नौकरी गई। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक, हम सब बर्बाद हो जाएंगे मालिक। एक मौका देता हूँ। बोलिए मालिक। कल सुबह होने से पहले उस जोखू और भीम को छोड़कर सबको चाल के अंदर ले आओ, तभी तुम लोगों की नौकरी बच सकती है। नहीं तो तुम सबकी नौकरी गई। शिशुपाल के धमकाने के बाद ना, ये हितेश, जनार्दन, मनोहर और वो जीजाबाई, ये सब लोग जाएंगे उन चौल वालों के पास उन्हें घर वापस लाने। इससे थोड़ी तो कमजोर पड़ेगी उस भीमराव की लड़ाई। क्या बोलते हैं? उसके अलावा हमारे बाकी लोग उन चौल वालों के घरों पर जा रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं ना भीमराव के साथ धरने पर, उन सब के घरों का सामान चोरी कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये खबर भी पहुंच जाएगी उस भीमराव और उनके लोगों के पास। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब वापस चाल चलो। हाँ, यहाँ रहकर सबकी मुसीबत क्यों बढ़ाना? चाल चलो वापस। हाँ हाँ चलो, सब वापस चलते हैं। नहीं तो हम सब की नौकरी शिशुपाल खा जाएंगे। चलो। और एक खबर और है। जो जो यहाँ बैठा है उन सब के घर में भीमराव, औकात से ज्यादा पाने की चाहत रखते हो? साहब ने कुछ पूछा है, जवाब दो। पहले ये तो पता चले कि सवाल पूछ कौन रहा है।
एक सरकारी अधिकारी या ऊंची जात का एक व्यक्ति? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो ऊंची जाति का अधिकारी है। अधिकारी की जात नहीं होती, अधिकारी अधिकारी होता है। और जो लोग अपने जात की पहचान लेकर घूमते हैं उन्हें मैं अधिकारी नहीं समझता। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। पहले आप ये तय कीजिए कि आप सवाल कौन बनकर पूछ रहे हैं, फिर मैं जवाब दूंगा। अधिकारी बन के पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हो? अपनी मांग बोलो। मांग नहीं, हक। हक इस बात का कि जब भी इस समाज में हमारी जात से संबंधित फैसले लिए जाएंगे तब उन फैसलों में हमारी भी हिस्सेदारी हो। और हमारा ये अधिकार हमें लिखित रूप से मिले उन लोगों से जिनका प्रभाव शासन प्रणाली पर निर्णायक हो। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं ऊपर के अधिकारी से बात करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी मांग मानी जाएगी। आश्वासन नहीं चाहिए साहब, नतीजा चाहिए, हक चाहिए। जिस कानून की तुम हमेशा इज्जत करते हो उस कानून पर विश्वास नहीं है। कानून की तो मैं आज भी इज्जत ही करता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति कभी कानून नहीं हो सकता, इसलिए आप कानून नहीं है। और आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि आप जब यहाँ आए थे तब ऊंची जात के नुमाइंदे बनकर आए थे। इसलिए जब तक हमें नतीजा नहीं मिल जाता, हमारा हक नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मामूली हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी ना करो कि प्रशासन तुम्हारी आवाज सुनने के बजाय तुम्हें गूंगा बनाने का फैसला कर ले। अपने हक की बात करने वाला व्यक्ति कभी मामूली नहीं हो सकता साहब। और अगर मैं इतना ही मामूली होता तो आप जैसे बड़े अधिकारी यहाँ मुझसे बात करने क्यों आते हैं? पति भूखा तो पत्नी भी भूखी। हाँ, और अगर मेरा भाई भूखा तो मैं भी भूखा। और मेरा दोस्त भूखा तो मैं भी भूखा। और मैं भी भूखा। मैं भी भूखा। मैं भी भूखी। मैं भी भूखी। हम भी भूखे। मैं भी भूखी। और मैं भी भूखा। मैं भी भूखी। और मैं भी भूखा। मेरा बेटा भूखा तो मैं भी भूखा। मेरी बहू भूखी तो मैं भी भूखा। मेरे जात के लोग भूखे तो मैं भी भूखा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। बाबा, क्या हुआ दरोगा साहब? आपके बड़े अधिकारी ने कुछ किया उस भीमराव के साथ? बताइए ना, क्या हुआ वहां? भीम ने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। उसने तो सीधे मांग की कि उससे बात वही करे जो व्यवस्था बदलने में दखल करने का अधिकार रखते हैं। यही तो घमंड है उसका। उसके इसी घमंड को तो तोड़ना है बाबा। हाँ बेटा, वो तो सब बात में देख लेंगे। पहले तो अब ये इंतजार कीजिए कि अधिकारी जो उनसे बड़े अधिकारियों के पास भीम और उसके जात से संबंधित समस्याओं से जुड़ी बात करने गए हैं वो क्या फैसला लाते हैं। अब तो सब उन पर ही निर्भर करता है। मतलब हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है? नहीं जीजा भाई, हम तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कल भी समझाया था
अब भी समझा रहा हूं। भीमराव, हमारी रोजी रोटी बचा लो, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ करो भीमराव। ही रहे हैं आप भी, कैसे सब हमारी व्यवस्था के पक्ष में ताली बजा रहे हैं, और वो जोखू सामाजिक दंड को खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहा है। बस दिक्कत तो सिर्फ इस भीमराव की है। हाँ, अब तुम अपना पक्ष रखो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनके समाज में इनके बराबर न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जिस भी चीज में हम भीम हमें सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। जिस चीज में हमारी जात से संबंधित फैसला हो रहा हो, जोर से बोलो भीम। अरे यहाँ पास आकर बोलो। लेकिन साहब, इसको 10 कदम दूरी पर रहने की सजा मिली है, ये कैसे आ सकता है यहाँ? अरे लेकिन पहले इसकी बात भी तो सुन ले। आ जाओ पास। कहना चाह रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। लेकिन ऐसे समाज से किनारे रख देंगे तो हम क्या कहना चाहते हैं ये कभी आपको सुनाई नहीं देगा, जैसे अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ए भीम, वहां से धीरे बोल रहा था और यहाँ आकर तेज बन रहा है। यही तो गुस्ताखी है। हम थोड़ा बोलना चाहे तो आपको लगता है हम ज्यादा बोल रहे हैं और हमें धीरे बोलना चाहिए। फिर आपको लगता है कि हम ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। और एक दिन आप हमें समाज के किनारे खड़े कर देते हैं ताकि हमारी आवाज किसी तक पहुंच ना पाए। थाली में खाना परोसकर उनके सामने रख दिया हो, वो खाना खुद ही खा लिया हो और मेहमान उनसे कहा हो कि अभी आप थाली साफ कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? ऐसे होता है ना सर, हमारे साथ होता है। ये लोग खुद ही सभा लगाते हैं, आरोप खुद ही तय करते हैं, फैसले भी खुद ही तय करते हैं और न्याय मिला ये सोचकर खुद ही खुशियां भी बांटते हैं और हमें बाध्य करते हैं इनके सुनाए गए फैसले मानने के लिए, जैसे थाली में का खाना इन्होंने खाया हो और हम सिर्फ जूठे बर्तन साफ कर रहे हो। भीमराव, आधारहीन बातें मत करो। आरती नाम की एक लड़की थी हमारे चाल में। ये शोभा काकी है। शोभा काकी आगे आइए। इनकी छोटी बहन। उस आरती को एक अंग्रेज अधिकारी से प्यार हो गया। अंग्रेज अधिकारी को आरती से प्यार नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद आरती उस अधिकारी के बच्चे की मां बन गई। और फिर इन समाज वालों ने आरती को बदचलन और चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया और इनकी बातों की वजह से उस आरती को हमें और हमारी चाल को छोड़कर जाना पड़ा। भीमराव, मालू,
सर ये मालू है, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा लड़का था, ठीक ठाक था, लेकिन इन लोगों ने इसे शराब की लत लगा दी और पूरी तरह से शराबी बना डाला। ये हमारे जोखू काका, ये भी अच्छे थे, हमारी चाल में इनकी एक दुकान भी थी, लेकिन इन्होंने दारू की दुकान खोलकर उस दारू की दुकान में इन्हें काम पर रख दिया और फिर इन्हें भी मालू की तरह शराब की लत लगा दी और पूरी तरह से शराबी बना डाला। और फिर एक बार शराब की लालच देकर इनसे चोरी करवाई और फिर उसके बाद सभा लगाकर उस सभा में इन्हें ही झूठा साबित किया और 4 दिन तक चाल से बाहर रहने की सजा सुना दी। मैंने इन्हें मदद करने के लिए खाना खिलाया तो मुझे भी चाल से बाहर कर दिया गया। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरी परीक्षा आने वाली है सर। 2 रात से मैं बाहर हूं और अब तक मैंने किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा। ये लोग सदियों से अपने साथ हो रहे अन्याय के मायूसी को उल्लास के साथ भुलाना चाहते हैं। इन्हें भुलाने दो, मनाने दो भीम। और भीम, तुम्हें इनका प्यार नहीं संभालना है, बल्कि इनके लिए काम करके, इनकी लड़ाई लड़कर इनकी जिंदगी बदलनी है। यही इनके प्यार की चुकाई जाने वाली कीमत है भीम। तुम अपने जीवन में इतना उच्च पद प्राप्त कर लो कि 14 अप्रैल को आने वाली पीढ़ी तुम्हारे जन्मदिन को न्याय मैं नहीं जानता कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रखने लायक समझेंगी या नहीं समझेंगी, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने जात के लिए और अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा, अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा, इन्हें न्याय दिलाता रहूंगा। और न्याय हर किसी के लिए सुगम करता रहूंगा। भीमराव, तुम क्या न्याय की बात करोगे? तुम तो बस अपने मतलब की बात करते हो। 4 लोगों की नौकरी छीनने वाला आपका ये भीम बाकी 4 लोगों के हक के लिए लड़ने की बात कर रहा है। ये तो समानता नहीं हुई। ताए तो बस अपने जन्मदिन का तमाशा कर और खुशियां मनाओ। अभी तुम लोगों की भीम के साथ दिक्कत है, इसीलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भीम ने तुम लोगों के लिए क्या किया है। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सबको इसका एहसास होगा और तब देखना तुम्हारे साथ ये पूरा देश भीम का जन्मदिन मनाएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भीम।
मैंने तो पहले ही इसका नाम सोच रखा है। तू भीमाबाई का बेटा भीम है। इतनी मुश्किलों से तू लड़के आया है, अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे सुनिए, जरा इधर आइए ना, जल्दी आइए। क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो मेरी। रमा, एक मर्द के जीवन के संघर्षों में पूरे संसार वाले एक तरफ और उसकी पत्नी एक तरफ होती है। क्योंकि जब मर्द विजयी होता है तब संसार के लोग बधाइयां देते हैं, फूल मालाओं से अलंकृत करते हैं। लेकिन पत्नी उसके जीवन की सार्थकता पर गर्व करते हुए प्रेम बरसाती है और उमंगों के फूल खिलाती है। लेकिन जब एक मर्द हारता है तब पूरा संसार नजरें चुराकर भाग जाता है। लेकिन एक पत्नी होती है जो उसके पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। ठीक इसी तरह तुम भी मेरे साथ खड़ी रहती हो रमा, और मेरे जीवन के हर संघर्ष को सलाम करती हो। थैंक यू। भीम। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है और मैं वहां कब से बुला रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भाभी के साथ हो। अच्छा ठीक है, वो छोड़ दो। सुनो, तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और बढ़िया सा भाषण लिख लो। भाषण? भाषण की क्या? हाँ, आपको तो आदत ही है हर चीज की बारीकी से तैयारी करने की, तो आज अपने जन्मदिन के संबोधन की भी तैयारी कीजिए। क्योंकि ये पूरा समाज ऊंची जात के लोगों का बनाया हुआ है, सामाजिक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, तो ताकत भी उनकी है। ये सारा तंत्र उनका बनाया गया है। तो अगर इस समाज में रहकर हमें कुछ बनना है, हमें कुछ बनाना है, तो हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। कदम कदम पर, लेकिन हमें बार बार इस सब को समेटने का हुनर सीखना चाहिए। और ये हुनर बस इतना सा है। मैं, आप, हम सब इन अलग अलग उंगलियों की तरह हैं। लेकिन जैसे ही इन उंगलियों को मिलाया जाए तो बनता है हम। और आज के बाद हमें हम बनकर जीना है।